नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था चंदेव से मेरी बातें कहानी पढ़ा पूरा और राजेंद्र बाला घोष का जीवन परिचय देखा। आज हम देखेंगे इस कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे। चंदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष 1904 है। इसका प्रकाशन 1904 में हुआ। भवदेव पांडे ने चंदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 में सरस्वती पत्रिका में होता है। यह कहानी पत्र शैली में रचित है, व्यंग्यात्मक कहानी है। प्रारंभ में यह निबंध रूप में स्वीकृत की गई थी। पात्र कौन कौन से हैं मुख्य? तो लेखिका स्वयं पात्र हैं, बंग महिला, और चंद्रदेव जिन्हें पत्र संबोधित करके लिखा गया है। अन्य सांकेतिक पात्र कौन हैं? तो हमने कल कहानी जब पढ़ी तो देखा था कि धन्वंतरी और चित्रगुप्त। धन्वंतरी जो फैमिली डॉक्टर हैं और चित्रगुप्त चीफ जस्टिस हैं देवताओं के। इस कहानी में बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव देखा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बन सकता है कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है किस रचना से प्रभावित है या इस पर किस रचना का प्रभाव देखा जाता है। तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध है, उसका प्रभाव इस पर देखा जाता है। आगे कहानी की मुख्य संवेदनाएं क्या हैं? तो अंग्रेजी शासन के दौरान कैसे नियम और कानून अपने अनुरूप बनाए गए हैं और भारतीयों का शोषण हो रहा है, इस कहानी में यथार्थ रूप में व्यंग्य के माध्यम से दिखाया गया है। शासन की ट्रांसफ़र या बदली का नियम और पेंशन प्रक्रिया पर कटाक्ष किया गया है। ये सब बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा पक्षपातपूर्ण शासन कर रहे हैं। तत्कालीन शासक लॉर्ड कर्जन की शासन प्रक्रिया, कैसे भारतीयों को भारतीय होने का दंड अंग्रेजी शासन द्वारा दिया जा रहा है और काला कहकर दुत्कारा जा रहा है, और अंग्रेज़ों को गौरांग या गोरा होने के कारण अवसरों की भरमार है। मतलब एक जगह कहानी में आया भी है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं वो काठ के पुतले के समान बैठे हुए हैं, बेरोजगारी उनके बिल्कुल व्याप्त है, उनको कहीं भी रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, और जो अंग्रेज़ हैं वो काम में दक्ष बनाए जा रहे हैं, दक्ष दिखाए जा रहे हैं और बड़े से बड़ा काम वो कर रहे हैं। राजधानी कलकत्ता की औद्योगिकरण का प्रमुख केंद्र बताया गया है। राजधानी कलकत्ता को अंग्रेज कैसे नई नई खोज कर रहे हैं, बिजली वाहन, यह भी इस कहानी में स्पष्ट है। नदियों को बांधकर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। हमने कल कहानी जब पढ़ी थी तो देखा था कि गंगा जो हमारी धार्मिक नदी है उसमें पुलों को बीच बीच में बांध बनाए जा रहे हैं, पुलों का निर्माण किया जा रहा है। कलकत्ता के ईडन गार्डन की तुलना इस कहानी में सुरेंद्र के अमरावती से की गई है। ये भी हमने देखा था, जहाँ पे लेखिका चंद्रदेव से कहती हैं कि अगर आपके पास हिंदुस्तान पूरा घूमने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ कलकत्ता नगरी ही घूम लीजिए। कलकत्ता के विश्वविद्यालय और पंडितों को विश्वश्रेष्ठ बताया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी प्रशंसा है। इस कहानी में व्यंग्य के माध्यम से ही लेखिका जो है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की प्रशंसा कर रही हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमसे अगर प्रश्न बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र किस कहानी में किया गया है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय बेरोजगार हैं। तत्कालीन समाज में कैसे अंधविश्वास पर करारा व्यंग किया गया है। एक जगह हमने देखा था कि लेखिका जो हैं तो चंद्रदेव से कह रही हैं कि आप और जो सूर्य भगवान है वो आज भी मान रहे हैं कि आपको जो राहु है वो निकल जाता है तब आपको ग्रहण पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप पर सूर्य पर और चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये यहाँ पे अंधविश्वास पर व्यंग किया गया है। तत्कालीन समाज में कैसे अंधविश्वास पर करारा व्यंग किया गया है। कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि तत्कालीन भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथों के कठपुतली बन गए हैं तथा अपनी प्रजा के सुख दुख का भान अब उन्हें नहीं रहा। जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो एक जगह हमने देखा था कि जो राजा महाराजा कुछ बचे भी हुए हैं भारत में, वो अब अंग्रेज़ों के ही गुलाम बन गए हैं
और अपने देश की प्रजा के सुख दुख का उनका ध्यान नहीं रह गया है। चिकित्सा का विकास तथा प्लेग जैसी महामारियों का फैलना दिखाया गया है, क्योंकि लेखिका कहानी में जब कहती हैं कि आप धन्वंतरी या फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को भी लेते आइएगा, तो वहाँ पे ये व्यंग है, क्योंकि इस माध्यम से दिखाया जा रहा है कि चिकित्सा का विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई दवाइयों की खोज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगर प्लेग जैसी बीमारियां फैल जाती हैं तो ये डॉक्टर उनको दूर करने में सक्षम नहीं हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाएगा कि चंद्रदेव को बूढ़ा कहा गया है और अमर बताया गया है। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि कहानी में चंद्रदेव को क्या कहा गया है, तो बूढ़ा कहा गया है और उनको अमर बताया गया है। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का प्रभु कहा गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। चंद्रदेव की हॉलीडे या छुट्टी की अगर हम बात करें तो महीने में एक दिन होती है, अमावस्या को रहती है, कहानी में ऐसा बताया गया है। कहानी में इंडियन पीनल कोड की धाराओं की बात की गई है। लेखिका ने चंद्रदेव से इतनी बातें कहीं, पर खेद है उन्होंने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। लेखिका उनके मौनावलंबन को स्वीकार सूचक समझती हैं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि लेखिका जब उनको पत्र लिखती हैं तो चंद्रदेव जवाब क्या देते हैं कि नहीं देते हैं, ऐसा करके तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। अब कहानी से महत्वपूर्ण कथन हमारे लिए क्या हो जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला हो जाएगा, आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं, यह क्यों? क्या आपकी रिटायरमेंट में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। दूसरा महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा, वो हो देवता भी अपनी जात के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। अगला महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा हमारा इस कहानी से, आप अधम भारतवासियों के समान कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। अगली पंक्ति है हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने बिजली को ला पटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। अगला हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण कथन, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखा था। अंतिम 6वां नंबर हमारी महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाएगी, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आज तक आप नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। इस तरह से जो भी पंक्तियाँ रखी गई हैं ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए। निश्चित ही परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। अगले वीडियो में हम चंद्रवाला